हू सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम आपसे सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की कहानी बयान करेंगे और बताएंगे कि रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोलों को शिकस्त कैसे दी और रुकनुद्दीन मिस्र का सुल्तान कैसे बना और उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से अहम कारनामे किए और दुनियाए इस्लाम का ये अजीम सुल्तान और जर्नैल कौन था। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस 1230 ईस्वी में तुर्क नस्ल कबीला कबचाक में सेंट्रल एशिया में पैदा हुआ। सुल्तान का पैदाइशी नाम उसके वालिदैन की तरफ से महमूद रखा गया था। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का वालिद जो खारज़म शाही सल्तनत में एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे पे फायज था, मगर एक दिन खारज़म शाही बादशाह की रुकनुद्दीन बैबरस के वालिद से नाराज़ी हो गई तो बादशाह ने रुकनुद्दीन बैबरस के वालिद को कैद कर दिया और इन्हीं दिनों मंगोलों ने खारज़म शाही सल्तनत पे हमला किया और कई मुसलमान बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया। इन्हीं ग़ुलामों में रुकनुद्दीन बैबरस भी शामिल था। मंगोलों ने मुसलमान बच्चों और औरतों को ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त कर दिया और यूँ रुकनुद्दीन बैबरस बिकता बिकाता मिस्र के सुल्तान मलिकुल सालेह के पास पहुँच गया। सुल्तान मलिकुल सालेह ने बैबरस और कई लावारिस बच्चों को ख़रीद रखा था और इन बच्चों की तरबियत करता था। बैबरस ने किताबी इल्म और जंगी तरबियत सुल्तान मलिकुल सालेह से हासिल की और बाद में वो सुल्तान की फ़ौज में बतौर सिपाही भर्ती हो गया और जल्द ही सुल्तान मलिकुल सालेह बैबरस को एक फ़ौजी दस्ते का सिपाहसालार मुकर्रर कर देता है। अभी बैबरस सिपाहसालार ही बना था कि तभी 7वीं सलीबी जंग की शुरुआत हो गई। ये जंग फ्रांस के बादशाह लुई नाहम ने शुरू की। लुई नाहम एक बहुत बड़ा सलीबी लश्कर लेके मिस्र पे चढ़ दौड़ा, मगर उन दिनों सुल्तान मलिकुल सालेह सख्त बीमार था और इसी बीमारी से इंतकाल कर गया। सुल्तान की बीवी मलिका शजरातुल दौर ने अपने बेटे तौरान शाह को जंग की कमान दी और जंग शुरू कर दी और इसी जंग में एक लंबे कद का नौजवान घोड़े पे बैठा मुसलमानों की तरफ से सलीबी सिपाहियों पे ख़तरनाक हमले कर रहा था और सलीबियों की सफ़ें तोड़ रहा था। वो नौजवान पूरे मैदान जंग की नज़रों का मरकज़ बन चुका था। तमाम मुसलमान उसी नौजवान की बहादुरी और जांबाजी देख रहे थे। देखते ही देखते उसने सलीबियों को मैदान जंग से भगा दिया और मुसलमान ये जंग जीत गए। मगर इस जंग में नया बादशाह तौरान शाह मारा गया। ये नौजवान रुकनुद्दीन बैबरस था जो अब मिस्र में अपना लोहा मनवा चुका था। जंग फतह होने के बाद मिस्र के लोगों ने सुल्तान की बीवी मलिका शजरातुल दौर को मिस्र का हाकिम बना दिया, लेकिन अब्बासी खलीफा को औरत की हुक्मरानी पसंद ना आई और उसने मिस्रियों को पैगाम भेजा कि वो औरत को हटा के किसी मर्द को हाकिम बनाएं। तो मिस्रियों ने एक सलार आज़म मुइज़्ज़ुद्दीन को मिस्र का हाकिम बना दिया और रुकनुद्दीन बैबरस को सिपाहसालार से सलार आज़म का ओहदा दे दिया गया। अभी रुकनुद्दीन बैबरस मिस्री फ़ौज का सालार बना ही था कि उन्हीं दिनों हलाकू खान मंगोल फ़ौज के साथ मिडल ईस्ट को तबाह बर्बाद करता हुआ फ़लस्तीन में दाखिल हो चुका था और हर तरफ मंगोलों का खौफ व हरास फैल चुका था और तमाम मुस्लिम आबादियां हलाकू खान रोंद चुका था। अब हलाकू खान फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ बढ़ना चाहता था ताकि मुसलमानों की आखिरी उम्मीद मिस्री सल्तनत भी ख़त्म की जा सके। हलाकू खान फ़लस्तीन से मिस्रियों को पैगाम भेजता है कि अपना दिफाई निज़ाम ख़त्म कर दो और मेरे आगे सर झुका दो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो तुम लोग मंगोलों के कहर से नहीं बच सकोगे। जब सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन को ये पैगाम मिला तो सुल्तान ने अपने दरबारियों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो रुकनुद्दीन बैबरस ने कहा कि हम हलाकू खान से लड़ेंगे। रुकनुद्दीन का ये जज्बा देख के सुल्तान जंग के लिए तैयार हो गया और शहर भर में जंग की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ हलाकू खान को पैगाम मिला कि उसका भाई मंगू खान मर गया है, इसलिए जल्द वापस अपने आबाई दश्त चले आओ ताकि नए बादशाह का इंतखाब हो सके। हलाकू खान अपने एक सिपाहसालार कतबुगा को बहुत बड़ा लश्कर दे के फ़लस्तीन में रोक देता है ताकि फ़तह किए हुए इलाकों की हिफाजत की जा सके और ख़ुद वापस चला जाता है। कतबुगा के साथ हज़ारों सिपाही थे जिनमें ईसाई भी शामिल थे। कतबुगा लश्कर को लेके फ़लस्तीन के इलाके ऐन अल जलूत में ठहर जाता है। रुकनुद्दीन बैबरस को हलाकू खान की खबर मिली तो उसने बजाय दिफाई जंग लड़ने के खुद हमला करने का फ़ैसला किया।
रुकनुद्दीन 25 अगस्त 1258 को अपने लश्कर के साथ ऐन अल जलूद के मुकाम पे पहुंच गया, जहां मंगोलों और मुसलमानों के दरमियान एक ख़तरनाक जंग लड़ी गई, जिसमें कई मंगोल और ईसाई सिपाही मारे गए और रुकनुद्दीन बैबरस ये जंग फतह कर लेता है। जंग फतह होने के बाद मंगोल सिपाहसालार कतबुगा का सर काट के काहिरा भेज देता है, ताकि मुसलमानों के दिलों से मंगोलों का खौफ ख़त्म हो जाए। इसके अलावा कई मंगोल सरदारों को जंजीरों से जकड़ के शहरों और गली कूचों में घुमाया जाता है, ताकि मुसलमानों के हौसले बुलंद हो जाएं। ऐन अल जलूद की जंग फतह करने के बाद रुकनुद्दीन बैबरस मंगोलों को मुसलमानों के तमाम इलाकों से निकालने के लिए हरकत में आया। सबसे पहले उसने शाम के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए और शाम के शहरों से मंगोलों को भगा दिया। मुल्क शाम मंगोलों से पाक करने के बाद अपने कुछ सिपाहसालार शाम में छोड़ के खुद वापस मिस्र चला गया। जब रुकनुद्दीन मिस्र पहुंचा तो उसे खबर मिली कि सुल्तान ने एक ऐसे शख्स को हलब का हाकिम मुकर्रर कर दिया, जिसने बगदाद फतह करने में मंगोलों की मदद की थी। मिस्र की आवाम को ये फैसला पसंद ना आया और सुल्तान के दरबारियों ने सुल्तान मुइज़ुद्दीन को कत्ल कर दिया और रुकनुद्दीन बैबरस को अपना सुल्तान मुंतखब कर लिया। और यूं रुकनुद्दीन बैबरस 1260 को बाकायदा मिस्र का सुल्तान बन गया। रुकनुद्दीन बैबरस एक गुलाम था, जिस वजह से उसके बाद उसके जितने भी जानशीं आए सब ने खुद को ममलूक कहा और यूं रुकनुद्दीन बैबरस ने 1260 में ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ जब हलाकू खान को बैबरस की कार्रवाइयों की खबर मिली तो उसने कसम खा ली कि वो मुसलमानों से ज़रूर बदला लेगा। सुल्तान बनते ही रुकनुद्दीन बैबरस ने तमाम शराब खानों, जुआ खानों और दिगर नाजायज़ कामों को ख़त्म कर दिया और अब्बासी खिलाफत जो मंगोलों के हाथों ख़त्म हो चुकी थी उसको दोबारा बहाल किया। क्योंकि तमाम मुसलमान जज्बाती तौर पे खिलाफत से जुड़े हुए थे, इसलिए सुल्तान बैबरस ने एक अब्बासी शहजादे को मिस्र में बुलाया और खिलाफत अब्बासिया बहाल कर दी। खिलाफत अब्बासिया कायम करने के बाद सुल्तान बैबरस हलाकू खान से जंग करने की तैयारियां करने लगा और दूसरी तरफ हलाकू खान सहराए गोबी से निकल आया और यूरोप के ईसाइयों को इत्तेहादी बना लिया और बेशुमार ईसाइयों को अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। मौरख़ीन लिखते हैं कि हलाकू खान की बीवी तकूज़ा एक ईसाई औरत थी, जो कि हलाकू खान की मदद से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करवा रही थी और ईसाइयों पर नवाजिशें कर रही थी। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को जब हलाकू खान और ईसाइयों के इत्तेहाद की खबर मिली तो उसने सेंट्रल एशिया के हाकिम बरकाई खान से इत्तेहाद कर लिया। बरकाई खान हलाकू खान का चचाजाद भाई था, मगर अब ये मुसलमान हो चुका था और हलाकू खान का दुश्मन भी बन चुका था। सुल्तान बैबरस को मंगोलों और ईसाइयों के मुकाबले में अपना इत्तेहादी एक मंगोल ही मिला। बरकाई खान के मुसलमान होते ही बहुत से मंगोल सिपाही भी मुसलमान हो गए, जो कि हलाकू खान को छोड़ के बरकाई खान के पास चले गए। इन्हीं दिनों बरकाई खान और हलाकू खान के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग हुई, जिसमें बरकाई खान ने हलाकू खान को एक बदतरीन शिकस्त दी। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि हलाकू खान अपनी इस शिकस्त का सदमा बर्दाश्त ना कर सका और वो बीमार हो गया और 8 फरवरी 1265 को उसकी मौत हो गई। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने अपनी हुकूमत के इब्तदाई 5 सालों में मंगोलों की कमर तोड़ के रख दी, मंगोलों की ताकत को कुचल दिया। हलाकू खान और उसकी बीवी भी मर गए और मंगोल खुद बड़ी तेज़ी से इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। अब सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ईसाइयों से बहरे रूम के साथ वाले तमाम कले फतह करने की तैयारियां करने लगा, क्योंकि ये कले पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों से फतह किए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाद ईसाई दोबारा इन कलों पे काबिज़ हो चुके थे। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने सबसे पहला हमला उर्दवान के कले अल कुर्क पे किया, क्योंकि इस कले के ईसाई मुसलमानों के काफ़िले लूटते और कत्लेआम करते थे। मक्का मदीना को जाने वाला रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। इस कले के ईसाई हाजियों के काफ़िले लूटते थे, इसलिए सुल्तान ने कुर्क के कले पे हमला किया और ये कला फतह कर लिया। कला फतह करने के बाद इस कले को तोड़ दिया ताकि ईसाई दोबारा इस कले को फतह ना कर सकें और ना ही अपना मरकज़ बना सकें। कुर्क का कला फतह करने के बाद सुल्तान ने बहुत से ईसाइयों के ऐसे कले फतह किए जो बंदरगाहों के करीब थे, ताकि ईसाइयों से समुद्री रास्ते आज़ाद कराए जाएं और यूरोप से ईसाइयों का राब्ता ख़त्म किया जाए। इसके बाद सुल्तान ने ईसाइयों के मुक़द्दस शहर अनाताकिया को फतह करना चाहा, क्योंकि ये शहर ईसाइयों का गढ़ था। इस शहर में ईसाइयों ने एक छोटी सी रियासत कायम कर रखी थी और ये शहर 170 सालों से ईसाइयों के कब्ज़े में था।
सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और अनाताकिया का रुख किया। ये शहर मौजूदा तुर्की में वाक़या है। सुल्तान ने अनाताकिया पे इस कदर कुव्वत से हमला किया कि ईसाइयों के होश उड़ गए। शहर की फसीलों पे कब्ज़ा करते हुए सुल्तान शहर में दाखिल हो गया और एक ख़तरनाक जंग शुरू हो गई, जिसमें बेशुमार ईसाई मारे गए। गलियों में खून बारिश के पानी की तरह बहने लगा और लाशों के अंबार लग गए। जब ईसाइयों ने देखा कि अब बचने की कोई राह नहीं तो उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली और शहर सुल्तान के हवाले कर दिया। ये फ़तह सुल्तान की सबसे बड़ी फ़तह थी। इस फ़तह को मुर्रिखीन फ़तह उल फतूह के नाम से जानते हैं। अनाताकिया फ़तह करने के बाद सुल्तान ने आर्मीनिया पे हमला किया, क्योंकि आर्मीनिया का बादशाह मंगोलों और ईसाइयों की मदद कर रहा था ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। सुल्तान ने आर्मीनिया की ईंट से ईंट बजा दी और आर्मीनिया के बादशाह के बेटे को कैद कर लिया। बदले में आर्मीनिया के बादशाह ने सुल्तान को जुजिया दिया और बेटे की रिहाई हासिल की और सुल्तान की इताअत का वादा किया। अब सुल्तान आर्मीनिया में ही था कि उसे खबर मिली कि ईसाई एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं और यूरोप से तैयारियां शुरू हो रही हैं। मुसलमानों पे हमला किया जाएगा। ये खबर मिलते ही सुल्तान आर्मीनिया से फ़ौरन मिस्र वापस आ गया। इसके बाद 1270 में फ्रांस का शहंशाह एक बहुत बड़ा लश्कर लेके समुद्री रास्ते से अभी ट्यूनिस के मुकाम पे पहुंचा ही था कि अचानक लश्कर में ताउन की वबा फैल गई और हज़ारों ईसाई सिपाही मारे गए और बादशाह भी मारा गया। इस लश्कर के तबाह होते ही इंग्लिस्तान के शहंशाह हेनरी का बेटा एडवर्ड उठ खड़ा हुआ और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बनाने लगा। एडवर्ड एक बहुत बड़ा लश्कर लेके फ़लस्तीन पहुंच गया और फ़लस्तीन पहुंचते ही वो बीमार हो गया। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हुआ तो एक मुसलमान ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे एडवर्ड ज़ख्मी हो गया और खौफ व हरास से वापस इंग्लिस्तान भाग गया। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की मुतवातर फुतूहात ने पूरी दुनिया में सुल्तान का वो दबदबा और रौब बनाया कि हर तरफ सुल्तान का नाम गूंजने लगा। सुल्तान अब फ़लस्तीन की तरफ मुतवज्जा हुआ, क्योंकि फ़लस्तीन में अभी 2 किले ऐसे भी थे जहाँ पे ईसाई काबिज़ थे। सुल्तान ने एक ताकतवर हमला किया और ईसाइयों से वो तमाम इलाके और किले छीन लिए। मंगोलों और ईसाइयों को ज़ेर करने के बाद सुल्तान ने हसन बिन सबा की शुरू की गई इस्लाम दुश्मन तहरीक को कुचलने का फ़ैसला किया। सुल्तान ने इस तहरीक के किलों पे ताबड़तोड़ हमले किए और इनको भी ज़ेर कर लिया। इन 3 ताकतों को ज़ेर करने के बाद अब सुल्तान वापस मिस्र के शहर काहिरा चला गया। अभी सुल्तान काहिरा पहुंचा ही था कि सूडान का ईसाई शहंशाह उठ खड़ा हुआ, तो सुल्तान ने इस शहंशाह को भी एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी और अपना मती बना लिया। इस शहंशाह के बाद हलाकू खान का बेटा अबाका खान उठ खड़ा हुआ। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस और मंगोल अबाका खान के दरमियान एक ख़तरनाक जंग हुई, जिसमें सुल्तान ने मंगोलों को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी और मंगोल वापस भाग गए। मंगोलों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान दमिश्क में मुकीम था कि अचानक बीमार हो गया। तबीबों से इलाज कराना शुरू किया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। सुल्तान 1277 को इस दुनिया फ़ानी से 57 साल की उम्र में कूच कर गया और दमिश्क में ही सुल्तान को दफन कर दिया गया। ये थी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की बायोग्राफ़ी जो हमने आपसे बयान की। अगर आप ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बायोग्राफ़ी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की हू सीरीज़ विज़िट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।